नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचलाइन मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के 40वें दिन यानी कि बुधवार को शांति का बड़ा मैसेज आया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए इस सीजफायर का ऐलान कर दिया और दुनिया को राहत देते हुए ईरान ने इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी सहमति बन गई है। इस पूरे फैसले के बाद देश दुनिया में एक तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन चिंता भी है। जैसे ही युद्ध विराम हुआ, भारत समेत कई देशों में उम्मीद की किरण जगी। भारत ने इस कदम का दिल खोलकर स्वागत किया और ये कहा कि इससे पश्चिम एशिया में स्थिरता आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बातचीत और कूटनीति से समाधान की बात पर जोर दिया है और इस पूरे समझौते को उसी दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। अब उम्मीद जगी है कि तेल की कीमतों में गिरावट आएगी और गैस सप्लाई चेन सुधरेगी और शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिल सकता है। तो आज की पंचलाइन में बात होगी इस सीजफायर से मिली राहत की सांस पर और चर्चा सीजफायर के बाद आर्थिक, कूटनीतिक और वैश्विक असर को लेकर। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। सबसे पहले जगरूप सिंह यादव जी जो कि स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल देवानंद जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले कर्नल देवानंद जी, आपके पास आते हुए कि लगातार 40वें दिन, बीते दिन की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान आता है कि सभ्यता खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद सीजफायर का ऐलान होता है। कैसे इस सीजफायर को आप देख रहे हैं? बात तो यह है कि सीजफायर किसी भी युद्ध के बीच में एक वेलकम कदम माना जाना चाहिए, जो स्वागत योग्य होना चाहिए। पर जो कल सीजफायर हुई है उसके पीछे अगर हमें ध्यान हो, ट्रंप ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अगर IRG घुटनों पे नहीं आती है तो मैं तबाह कर दूंगा। कुछ इस तरह की उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया था। और उसके अनाउंस करते ही अगर हमने देखा हो IRG ने किस प्रकार महिला, बच्चे और सिविलियंस को ला करके पुलों के ऊपर खड़ा कर दिया और इंस्टॉलेशंस के इर्द गिर्द उनकी हरकतें बढ़ा दी। ये दबाव जो उनके ऊपर IRG के ऊपर आया है, मैं मानता हूँ युद्ध में कोई भी 2 पक्ष होते हैं। युद्ध विराम हर कोई चाहता जितना जल्दी हो सके। कल युद्ध विराम की चर्चा हुई, आज सुबह 5 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की और जिसके बाद ईरान की जो सरकार है, जो IRG की कोई लीडरशिप तो है नहीं, वैसे देखा जाए ईरान की लीडरशिप तो पूरी मार दी गई है, पर IRG जो पावर सेंटर है, एक तरह जो 31 ब्लॉक्स के अंदर अपनी ताकत को आजमा रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है भाई, हम मानते हैं इस सीजफायर को, और उससे एक दुनिया के अंदर थोड़ी राहत की सांस की। पर मेरा ये मानना है कि ये सीजफायर एक तरह टैक्टिकल पॉज है, जहां पर दोनों साइड्स तने को ले रही हैं और अपने रीडिप्लॉयमेंट, रीअसेसमेंट और जो भी उनको आगे की कार्रवाई करनी है उसके लिए कर रहे हैं। जहां तक IRG का ताल्लुक है, देखिए, ये युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं है। ये मुल्ला रजीम, जिसकी IRG एक मिलिट्री विंग है, IRG के नीचे उनके नेवी आती है, पुलिस आती है, बहुत सारा तंत्र आता है और इनके नीचे वो एक इस तरह के प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये सारे एक तरह टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद से ये कार्रवाई करते हैं। तो इनकी इतनी पिटाई हुई है पिछले 39 डेज में कि इनको घुटनों पे आना पड़ा। पर अब ये घुटनों में आने के बाद उन्होंने समझौता भी कर लिया, तो इनके अंदर भी जैसी खबरें आ रही है कि 2 ग्रुप बन चुके हैं। सर, ये कहना सही होगा कि ये शॉर्ट टर्म जो सीजफायर है, ये शॉर्ट टर्म सीजफायर इसे कहा जाए, क्योंकि 14 दिन का जो एक पॉज है, जैसा कि आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तरह से पॉज कर दिया है, रुका नहीं है। ये बिल्कुल, देखिए, सीजफायर ये छोटे समय के लिए होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं तो आपको और समझाने का प्रयास, दूसरी बात यह है कि सीजफायर जब भी इस तरह के होते हैं, देखिए, दोनों साइड ऑलरेडी कह रही है हम ये नहीं मानेंगे, हम वो। अगर आपने ईरान के 10 पॉइंट देखे हो, पहला कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई छेड़ेगा नहीं, दूसरा है कि ईरान, अमेरिका सारे प्रतिबंध हटाए, तीसरा है हॉर्मुज के ऊपर हम टैक्स कर। तो ये इस तरह की बातें, दुनिया में ट्रंप भगवान तो है नहीं ना, उसके कहने से तो कुछ होना नहीं है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये मैं मानता हूं ये सीजफायर टिकने वाला नहीं है। राहत की सांस जरूर ली है। जैसे देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, इन्होंने 2 वीक का टाइम दिया है, तो इसके दौरान जो हवाई जहाज वगैरह जो हॉर्मुज के इलाके में फंसे पड़े उनको निकल जाएंगे
और जो जो इनका जो एक आइलैंड है जिसके ऊपर ये कंट्रोल ईरान और आईआरजी का पूरा फंड वहीं से आता, तेल एक्सपोर्ट वहीं से करते हैं, तो उस स्थान को हमला करने वाले थे, उसको भी बचा लिया है। और अमेरिका और जो भी ताकतें हैं बाकी इधर के जो देश हैं, इराक है, यूएई है, उन सबके खाना पीना सब खत्म हो गया है। तो इस मौके को वो सब रीग्रुप करके अपना इमरजेंसी चीजें करेंगे अगर ये 14 दिन चला तो। पर मुझे उम्मीद नहीं है। सर, मैं वापस आपके पास आऊंगी। एक बार जो हम टेक्निकल वर्ड्स को लेकर भी बातचीत लगातार इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो युद्ध विराम हुआ है, संदीप जी आपके पास आते हुए लगातार जब इस सीजफायर की खबर ऑडियंस तक, जनता तक पहुंची, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि जो चीज़ें हैं, जो पेट्रोल डीजल है, तेल है, उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और तमाम जो चीज़ें हैं वो शायद सस्ती हो जाए, या एक तरह की राहत की सांस ली है। तो क्या इसे सही माना जाए, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सीज फायर अपनी कंट्री के लिए या वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये सीज फायर होने से तेल की आपूर्ति बढ़ेगी। तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति बढ़ने से आपकी इकोनॉमी चलेगी। आज की तारीख में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो गई थी एलपीजी की वजह से। बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत से डेली वर्कर्स हैं जो करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। सीज फायर होने से सबको ये लगता है कि तेल की आपूर्ति हम पूरा कर पाएंगे, जो बैकलॉग्स हैं वो बैकलॉग्स पूरे हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से ये सीज फायर चलता रहे और ये तेल की आपूर्ति बनी रहे, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी मेंटेन रह सके सर। लेकिन दूसरी ओर संदीप जी, अब एक छोटा सा पॉइंट में सीजफायर के उस पर ऐड भी करना चाहूंगी कि जो आरबीआई गवर्नर है मल्होत्रा जी, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है कि अब ये सीजफायर के बाद जो इन फ्यूचर जो महंगाई है वो बढ़ सकती है। हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब चीजें अवेलेबल होने लगेंगी तो जो चीजें महंगी हो रही थी, चीजें ब्लैक में हो रही थी, गवर्नमेंट पूरा उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट चाह रही है कि सभी के पास वो चीजों की हम आपूर्ति समयबद्ध तरीके से देते रहें, जिससे चीजें सुचारू रूप से चल सके, तो वो मेंटेन हो पाएंगी। अब इससे पैनिक बाइंग खत्म होगी सर। लोगों में पैनिक बाइंग चालू हो गई थी कि हमें तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो पैनिक बाइंग बंद होगी। तो इस सीज फायर से अल्टीमेटली आप देखेंगे आपकी सप्लाई चेन सिस्टम, जो ये 14 दिन का बीच में, माफ कीजिए मैं आपको टोकना चाहूंगी, जो बीच में जो सीज फायर सामने आया 14 दिन का, क्या ये पैनिक कम करने के लिए इसे एक इशारा माना जा सकता है, एक संकेत माना जा सकता है? 100%, क्योंकि एक आम आदमी ये समझता है कि सीज फायर हो गया, तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति नॉर्मल हो जाएगी, हार्मोज से शिप्स निकलने लग जाएंगे, बाकी कंट्रीज को भी तेल जाएगा, एशिया में भी तेल आएगा, इंडिया में भी आएगा। तो वो एज अ जनरल परसेप्शन यही है कि यस, हम काफी कंफर्ट। ठीक है सर, आपकी ऑडियो आ नहीं पा रही है सही से। मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल माफी चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर आप बिल्कुल क्लियर हैं। होने से सभी अभी आ रही है मैम आवाज? हाँ बिल्कुल सर, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, बोलिए। हेलो। ये सीज फायर होने से जो आम पब्लिक है उसके अंदर ये मैसेज आता है कि अब तेल की आपूर्ति में तकलीफ नहीं आएगी, तो पैनिक बाइंग बंद हो जाएगी। पैनिक बाइंग बंद होने से चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वो अवेलेबल होने से आपकी इन्फ्लेशन रेट्स कम आएंगी, क्योंकि उनसे रेटें हर चीज की कम हो जाती है। आज रेस्टोरेंट वाले ने रोटी के दाम बढ़ा दिए थे, टैक्सी वाले ने टैक्सी के बढ़ा दिए, सब्जी वाले ने सब्जी के बढ़ा दिए, तो आम आदमी को इस चीज में राहत मिलेगी। ठीक है, वापस आती हूँ संदीप जी आपके पास में। हमारे साथ जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जगरूप सिंह यादव जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस सीज फायर को लेके, और दूसरी ओर अगर हम इंडिया की करंट सिचुएशन को देखें और कूटनीति के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये स्थिति आपको कहाँ ले जाती हुई दिख रही है सीज फायर के जरिए? सर, प्रथम तो हर्षदा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सीज फायर स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से भारत पे और पूरे पश्चिमी एशिया पे और विश्व में एक संकट था कि एलपीजी का, गैस का, जो उसमें कुछ राहत मिलेगी। और ये बात भी सही है कि इवन सीज फायर के बाद भी जैसे बहुत सारे रोजगार प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं, पैनिक बाइंग भी हो रही थी, उससे
कुछ नजात मिलेगी, पर फिर भी रोजगार को पुनर्स्थापना में, क्योंकि 40 दिन से संकट था, उसमें तेल पर तो नहीं, सीधे एलपीजी पे बहुत भारी संकट था, रसोई गैस की किल्लत थी, उसकी पैनिक बाइंग अधिक हो रही थी। तो उसके चलते कुछ उद्योगों पे भी चूंकि कमर्शियल सिलेंडर भारत सरकार के 7 मार्च से बंद कर रखे थे, तो उनको नहीं मिल रही थी। कई उद्योगों को, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी गैस नहीं मिल रही थी जो गैस आधारित थे, तो उससे बेरोजगारी भी फैली है, महंगाई भी बढ़ी है। तो इनमें अंतरिम रूप से कुछ राहत मिलेगी, किंतु कूटनीतिक रूप से अगर इसको देखें तो ये जो अस्थायी युद्ध विराम हुआ है, एक तरह से 15 दिन के लिए हुआ है। इस्लामाबाद में जो अब सभा होगी, मीटिंग होगी, उसमें इजराइल ने भी समर्थन, क्योंकि इस सारे युद्ध में इजराइल मुख्य घटक है। इजराइल में ने ये भी कहा कि लेबनान पे में हमले जारी रखेंगे और हिजबुल्ला, हूती और हमास वगैरह का जो रोल है उन पे वो हमले जारी रखेगा, वो लेबनान पे। तो बेसिकली इससे कहीं ऐसा लगता है कि अगर लेबनान पे हमले जारी रहते हैं तो इजराइल ने सीज फायर का तो स्वागत किया है, माना है कि मैं भी सीज फायर में शामिल हूं, और इस्लामाबाद की वार्ता में इजराइल शामिल होगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका इजराइल का नैसर्गिक मित्र है, और ये चीन और पाकिस्तान की इसमें भूमिका कूटनीतिक रूप से बढ़ी है। और फिर भी अगर उनकी भी भूमिका बढ़ने के बाद भी पश्चिमी एशिया में अगर कोई शांति का मार्ग निकलता है, क्योंकि हार्मुज संकट बहुत बड़ा संकट है, वैश्विक संकट है, साथ ही जो नज़र है मतलब अमेरिका और इजराइल की, इजराइल को ईरान अपने लिए खतरा मांगता है और इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। जो परमाणु के बारे में ईरान ने कंडीशन रखी कि हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पे को नहीं छेड़ा जाएगा, ईरान जब तक ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान हैं तो उससे पश्चिमी एशिया में रेस बढ़ेगी, उससे यूएई और इनको दूसरे देशों को भी, मिस्र वगैरह को भी परमाणु संधियों, परमाणु हथियार बनाने पड़ेंगे। तो ये कुल मिला के पश्चिमी एशिया में अगर ये इस्लामाबाद समझौता सफल होता है तो ये जो अस्थायी अंतरिम राहत मिली है 15 दिन की, यद्यपि ये भी स्वागत योग्य है, तो भी, लेकिन कूटनीतिक रूप से ये देखें तो ये समझौता मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि जब तक इजराइल अपनी नीति में, जैसे अगर लेबनान पे हमला करता है, हमास पे और हिजबुल्ला पे और हूती वगैरह जो आतंकवादी आउटफिट है और जो ईरान समर्थित हैं, तो ये कहीं ना कहीं आशंकाओं को जन्म देता है। और 15 दिन तक अगर हॉर्मुज से निस्सरण होता है शिप्स का, हमारे भी 50 से अधिक शिप उसमें फंसे हुए हैं, तो वो हमारे को अंतरिम राहत जरूर मिलेगी, पैनिक बाइंग वगैरह खत्म होगी। थोड़ा बहुत जिन उद्योग धंधों को, रोजगारों को, जो गैस आधारित थे, रेस्टोरेंट वगैरह है, इनमें भी रोजगारों की छटनी भी हुई है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। सारी चीज़ों पे जो इसका असर हुआ है उसकी इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता वो थोड़ी कम होगी। लेकिन आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट भी अपनी जगह सही है कि इवन युद्ध विराम के बाद भी महंगाई दर बहुत कम हो जाए ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक चीज जो दरें बढ़ जाती हैं उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी चूंकि एक अंतरिम राहत है, ये स्थायी समाधान तो जो इस्लामाबाद समिट होगी, जो शांति वार्ता होगी और उसमें कोई स्थायी फॉर्मूला निकलेगा तो ही मैं समझता हूं कि इसका कोई हल निकल पाएगा। ठीक है, अब कर्नल जी आपके पास लौटते हुए, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये भी रखना चाहूंगी कि लगातार जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीज फायर के ऐलान के वक्त कहा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान की वजह से ये सीज फायर, जो ये मध्यस्थता का रास्ता ही अपनाया गया। और दूसरी ओर मैं एक एस जयशंकर के स्टेटमेंट का भी जिक्र करूंगी जहां पर ये कहा गया था कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है। इसको आप कैसे स्टेटमेंट को देख रहे हैं? भारत क्या चीज अपनी प्ले कर सकता था इस पूरी मध्यस्थता में? जी, जहां तक भारत का ताल्लुक है, देखिए मैं ये मानता हूं भारत के लिए स्थिति न पहले ठीक थी, ना ठीक है, ना बाद में ठीक होने वाली है। देखिए पूरी दुनिया और देश में जो सामान्य नागरिक है वो चिंता कर रहे हैं, तेल गैस नहीं मिल रही, भाव बढ़ गए। अरे भाई, देश को चिंता करनी पड़ेगी कि ईरान वो देश है जो मिलिटेंट्स को पालता है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती को उसने तैयार किया 1979 से, और भारत ने उसका दुख भोगा है। 71 के बाद देखिए जब जब कश्मीर में कोई भी हालात बिगड़े थे तो वो ईरान के जो सुप्रीम कमांडर, जिनको लेकर के आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग छातियां पीट रहे हैं, वो लोग भारत के विरोध में खड़े रहते थे। कारगिल के टाइम पे देखिए, और अभी रिसेंटली पीओके के अंदर जो हमास है
जिसका गाजा के अंदर इजराइल ने ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया है, वो लोग पीओके में आकर के 1 साल पूर्व जब हमारे पहलगाम हमला हुआ था तो उन्होंने ट्रेनिंग दी, बताते हैं इनको टेररिस्ट को। तो देखिए वो बड़ा खतरा है भारत के लिए, मैं उस नजरिए से बताना चाहता हूं। अरे तेल के भाव 10 रुपए बढ़ जाएंगे तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा? पर वो देश जो आतंकवाद की जड़ है, आज लोग हॉर्मूज पे लगे हुए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हॉर्मूज ठीक है भाई, दिक्कत है, तेल की दिक्कत है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, पर देश को अगर भारत की चिंता है तो मैं मानता हूं मोदी जी सही काम कर रहे हैं। वो अपने युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल गए, इजराइल से जो उन्होंने बात की राष्ट्रहित की। इजराइल के साथ हमारे गहरे संबंध हैं, ईरान के साथ भी हो सकते हैं, पर ईरान वो है जो हमारे भारत विरोधी गतिविधि करता था। और मैं आपको आज कह सकता हूं आपके चैनल पर, अगर ईरान प्रिवेल करता है, ये IRG अगर एक तरह कोई तरीके से यहाँ पर अमेरिका को भगाने में कामयाब होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट है ना ईरान के कब्जे में आएगा और इस इलाके में इतनी दहशत फैलेगी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान के नागरिक खुद IRG से दुखी हैं। वो कहाँ चाहते हैं कि IRG यहाँ कानून बनाए। इन्होंने 30,000 व्यक्तियों की हत्या कर दी, बताते हैं, जब वो सड़क पर आए। तो ये बहुत पेचीदी है, पर भारत की हम सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। देखिए मोदी जी ने ये कई महीनों पहले इसका आकलन कर लिया था और हमारे जो तेल के सोर्स हैं यहाँ से हटाकर हमने करीब जो आज का डाटा 41 देशों से हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है और बहुत सारे वो छोटे मोटे देश हैं और रूस के साथ हम हमारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तकलीफ होगी और सीज फायर होना बहुत जरूरी है, पर ये जो सीज फायर है इस तरह का जो दबाव में अमेरिका को अगर लोग दबाव में डालते हैं, हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है क्या अमेरिका हार गया। अरे भाई अमेरिका हारे या जीते आपको क्यों खुशी क्यों दुख होना चाहिए? मैं तो ये मानता हूं भारत को जो खतरे हैं, जो दूरगामी खतरे हैं, भाव बढ़ सकते हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ सकता है, पर दूरगामी खतरा है ये जो आतंकवादी जो एक मानसिकता जो पनप रही है दुनिया में, इसका अगर खात्मा नहीं हुआ तो अगला टारगेट हिंदुस्तान है। मुझे क्लियर एक सैनिक रणनीतिकार होने के नाते साफ नजर आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए हमारा किसी दूसरे देश से क्या लेना देना है। आपने पाकिस्तान की बात कही, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हम दलाल थोड़ी हैं, क्योंकि वो भारत में जो विपक्ष में लोग बैठे, बहुत सारे लोग हैं जो भारत में रह के भारत को गाली देते हैं, भारत में रह करके भारत की सरकार को कहते हैं तुमको चुना किसने, वो अलग बात है। पर सच्चाई ये है कि जब भारत मजबूत हुआ है, भारत अपने कोई अच्छे काम करता है, तब एक नैरेटिव चलाया जाता है। पाकिस्तान की क्या बात करोगे, वो धर्म के आधार पर देश बना था। ईरान भी शिया राजनीति करता है। यानी कि अब कर्नल जी ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया अपनी स्ट्रेटजीज के तौर पर अगर देखा जाए तो सेफ प्ले कर रहा है, सेफ मोड में वो है? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही है भारत सरकार। और अपने को क्यों उलझना चाहिए? हमारे को तेल के सोर्स ढूंढने चाहिए, गैस के सोर्स ढूंढने चाहिए। और आज के दिन भारत दुनिया में, मैं आपको बताऊं, रिफाइंड डीजल का और एविएशन फ्यूल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हम क्रूड तेल ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो तेल की तो कोई मारामारी है ही नहीं। पेट्रोल कहाँ महंगा हुआ है, ये अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ, गैस की दिक्कत है तो गैस के ऑल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढने जाएंगे, पर हम इसके अंदर दुनिया में कूदने की मैं नहीं मानता जरूरत है। और एक मुख्य बात देखिए, इस युद्ध का एक केंद्र बिंदु है रूस और चीन। देखिए अमेरिका ने क्या किया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के रूस का बहुत बड़ा नुकसान करवाया। अब रूस को मौका मिल गया तो रूस इनकी समर्थन कर रहा है। ठीक है कर्नल देवानंद जी, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि देखिए जो टेक्निकल चीजें हैं वो आप बहुत अच्छे से सीज फायर को लेके, या फिर अगर हम फ्यूचर आउटगोइंग की बात करें इंडिया को लेकर, जो भी आपने कहा वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है वो सिर्फ ये समझती है कि एक युद्ध, और अगर सीज फायर की मैं बात करूं कि युद्ध हुआ है, अब ये चीजें महंगी हो जाएंगी, पैनिक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप आसान भाषा में, एक सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आम जनता को क्या कहना चाहते हैं इस पैनिक को लेकर या इस सीज फायर को लेकर? मैं आम जनता से एक ही आग्रह करूंगा कि भारत की सरकार में भरोसा करें, भारत के हितों की रक्षा करने में सरकार की मदद करें, नंबर 1। नंबर 2, देखिए भारत युद्ध झेल रहा है पिछले 50 साल से भाई। पाकिस्तान रूपी उस राक्षस ने टेररिज्म का सहारा लेकर के हमारे को कितना नुकसान पहुंचा है। देशवासियों सोचो जरा,
अब 10 वर्ष से समय आया जब ये हमारे सैनिकों की जो देह शरीर है वो तिरंगे में लिपट के नहीं दिखता है। कश्मीर में शांति हो रही है क्योंकि हमारी नीतियां मजबूत हैं। और ये जो लोग बाग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं मानता हूं इससे देश पे असर पड़ेगा। हमें मजबूती से खड़े रहना है और सरकार ने वैसे बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, तेल का भाव आज भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं। मैंने आज सुबह डीजल भरवाया मेरी गाड़ी में, ये बहुत बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है। और ये जो असर पड़ रहा है, बिल्कुल थोड़ी महंगाई आएगी, अरे पर साहब हमारे देश में गैस नहीं बनती है, तो सरकार उस पे काम करे, देश को मिलके काम करना चाहिए। और इस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान कर्नल जी वापस मैं आपके पास लौटूंगी। जगरूप जी आपके पास आते हुए 14 दिन का ये सीज फायर है, 2 हफ्ते बोला है। अब आगे क्या, अगर 14 दिन बाद, क्योंकि 14 दिन के लिए ये सीज फायर रखा गया है, और क्या ये इस पे भी बिलीव, क्योंकि लगातार देखिए जो स्टेटमेंट्स हैं कि जो ईरान है वो अपनी बातों पे, जो उसकी युद्ध से पहले जो भी शर्तें थी, जो भी 10 पॉइंट थे, उसको लेकर वो अड़ा रहा और आज भी अड़ा हुआ है। तो 10 बिंदुओं पर उसने अपनी शर्तें रखी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तरफ सभ्यता करना, उसके बाद उसी दौरान, उसी के बाद ठीक बाद सीज फायर का ऐलान कर देना, तो कितना इस सीज फायर को हम माने कि हाँ 14 दिन तक ही बरकरार रहने वाला है सीज फायर? प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीज फायर जितने दिन के लिए भी हुआ है, इससे कुछ अस्थायी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन स्थायी समाधान तो जो इस्लामाबाद में वार्ता होगी उसी से ही कोई इसका निकल पाएगा। और कर्नल साहब का ये कह देना ठीक है कि सब यहाँ सभी सरकार को मदद करते हैं, चुनी हुई सरकारों में सबकी आस्था है, लेकिन आम जनता को अपने देश बनता है नागरिकों से, और नागरिक अगर तकलीफ में होते हैं तो खाली देशभक्ति काम नहीं आती, सरकारों को चिंता करनी पड़ती है। और ये कहना कि गैस के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए, ढूंढे नहीं जा सकते। हार्मूज का संकट वास्तविक संकट है, क्योंकि जो गैस की आपूर्ति है उसका 90% इस मार्ग से आता है। अन्य देशों से भी अगर आप करेंगे, लाएंगे, तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी वक्त की कमी है। न्यू एडवाइजरी भी भारत सरकार ने जारी की कि जो भी ईरान में लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो जल्द से जल्द वहां से आ जाए। और ईरान ये बात सही है कि उनके आउटफिट है, हमास है, हुती है, ये हिजबुल्ला है, ये आतंकवादी संगठन, लेकिन वो हमारा सिरदर्द नहीं है। हमारे लिए तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो आतंकी संकट है या बांग्लादेश प्रणीत हैं, जैसे लश्कर-ए-तोयबा वगैरह, वो हमारे लिए सिरदर्द है। ईरान हमेशा से भारत को तेल और गैस की आपूर्ति करता रहा है, स्वयं भी बहुत बड़ा सर मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी सी वक्त की कमी है। कर्नल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, छोटी सी एक लाइन में प्लीज। साहब को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमास के साथ मिलकर के कश्मीर में उद्यम फैलाता रहा है। मैंने आपको जिक्र किया है कि हमारा जो पहलगाम का हमला हुआ था उसमें हमास, ईरान के ये प्रॉक्सीज हैं, ये आए थे, पीओके के अंदर हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, और वहां के सुप्रीम लीडर जब जब मौका मिला भारत के खिलाफ भड़काने का काम किया है। इसलिए भारत को वो नजरिए से भी नागरिकों को पता होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ईरान से ईरान हमारा एली रहा है, ईरान से भारत सरकार की कभी हम अपनी चर्चा को दूसरी और पहलगाम के ऊपर बहुत चर्चाएं हो चुकी है सीज फायर पे, और हाँ बिल्कुल भारत पे ये चर्चा हो रही है। ठीक है जगरूप जी, आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी मैं, क्लोजिंग कमेंट, कि अब ये सीज फायर के बाद जो इंडिया की स्थिति आप उसे कैसे देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि निश्चित रूप से हमारे जो बड़ा संकट है, क्योंकि भारत में विशाल जनसंख्या है, तेल में, बेरोजगारी में, उद्योग, उनमें अंतरिम राहत मिलेगी, और हमको उम्मीद रखनी चाहिए किसी की भी मध्यस्थता में हो, भारत की में होता तो बहुत स्वागत योग्य था। अगर इसका स्थायी समाधान निकलता है तो हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या में रियल संकट है, उनका समाधान निकले। कोरी मतलब सब आदमी जो भी भारत का नागरिक है, देशभक्त है, अब वो, लेकिन अगर उसको कष्ट होता है नागरिक जीवन में, दैनंदिन कह देना आसान है कि महंगा हो जाए तो क्या है, ले लेना चाहिए, उससे काम नहीं चलता। जो वास्तविक संकट आता तो सब पैनिक बाइंग करते हैं, सबको पता है, पर जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी जरूरतें, वो सबको चाहिए। वो कहना आसान होता है। और तेल की कीमतें अभी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ गई, लेकिन वो भारत में इस वजह से नहीं बढ़ी हैं। सही बात है कि नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि हमारे पास रिजर्व स्टॉक था, लेकिन गैस का कोई रिजर्व स्टॉक नहीं है। इसी वजह से उद्योग धंधों पे संकट हुआ, होटलों में संकट हुआ, भारत सरकार को बंद करना पड़ा, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद करनी पड़ी। तो अब वो पुनः प्रवर्तित हो जाएगा, तो उससे नागरिक जीवन में कुछ सुविधाएं मिलेंगी और फायदा होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।